हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं के पार्ट 5 को। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आदर्श गैस और वास्तविक गैस को, और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा गैसों का द्रवीकरण। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतने सारे पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको इन सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझना है तो आप इस चैप्टर के इसके पहले वाले पार्टों को जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपने वे सभी पार्ट ऑलरेडी देखे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। अब गैसों का अणुगतिक सिद्धांत क्या है, तो आप इसके पहले वाले पार्टों में गैसों पर आधारित अनेक नियमों को पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ इसके पहले वाले पार्टों में ही आपने गैसों के अनेक गुणों को भी जाना है। तो सिंपल सी बात है कि गैस पर आधारित नियमों और गैसों के गुणों की व्याख्या करने के लिए कुछ अनुमान लगाए गए हैं। गैस के नियमों और गैस के अनेक गुणों की व्याख्या करने के लिए कुछ अनुमान किए गए हैं, और इन्हीं अनुमान को कहते हैं अणुगतिक सिद्धांत। यानी ये जो अणुगतिक सिद्धांत है ये गैस के गुणों की व्याख्या करने के लिए लगाए गए अनुमान है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे अनुमानों को जान लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को गैसों का अणुगतिक सिद्धांत बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ आप एक एक करके देखेंगे और हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला अनुमान अणुगतिक सिद्धांत का। तो सबसे पहला अनुमान है कि गैसें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। किसी गैस के सभी अणु गुणों में समान होते हैं, वह अलग अलग गैसों के अणु गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यानी सिंपल सा गैसों के ऊपर ये पहला अनुमान लगाया गया कि जो गैस होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और साथ में ये भी बताया गया है कि अगर एक ही प्रकार का गैस है तो उसके जितने भी अणु हैं उनके जितने भी गुण होंगे एक समान होंगे। कैसे कैसे गुण, जैसे द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, ऐसे तमाम जितने भी गुण हैं वो सब बिल्कुल क्या होंगे, एक जैसे होंगे। और अगर अलग अलग गैस है, अलग अलग प्रकार के गैस है, तो उनके जो अणु भी होंगे उनके भी गुण क्या होंगे, अलग अलग। तो ये था पहला अनुमान। इसके बाद दूसरा देखिए अणुगतिक सिद्धांत का दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है कि गैसीय अणु इतने छोटे होते हैं कि इनका कुल आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यानी कहने का मतलब है कि दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि जो गैस के अणु होते हैं वो इतने सूक्ष्म और इतने छोटे होते हैं कि अगर उन सबको हम आपस में चिपका के उनका आयतन निकालना चाहें तो उनका आयतन इतना कम होता है कि फैली गैस होती है, गैस अवस्था, उसके अपेक्षा नगण्य होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा पात्र लिए इसमें पूरा गैस फैला हुआ है। अब इस समय इस गैस के में पूरा का पूरा गैस तो इस पात्र में फैला है, लेकिन अगर उस बस केवल जो उसमें कण है, अगर उन कणों का आयतन हमको निकालना हो, यानी इनको एकदम सिकोड़ के चिपका के केवल उनका आयतन निकालना हो, तो उस फैले गए क्षेत्र के अपेक्षा उनका आयतन बहुत ही क्या होता है, कम होता है। यानी इसका मोटो क्या निकलता है, इसका मतलब यही निकलता है कि मतलब कहने का ये मतलब है कि गैसों को हम बहुत अधिक क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत अधिक उसको दबा सकते हैं, क्योंकि उनका आयतन बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि गैस अणुओं पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है। ये देखिए तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि गैस के अणु जो होते हैं उन पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। इसी कारण गैस के अणु जो होते हैं वो आपका नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे अभी आपने धूल के कण लिए, धूल के कण अभी आपने ऊपर उड़ा दिया। अब देखिए धूल के कण छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उड़ते उड़ते कुछ समय बाद वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जमीन पर बैठ जाएंगे, या जिस पात्र में रहेगा उसी पात्र में बैठ जाएंगे। लेकिन गैस के अणु छोटे होते हैं और इसके साथ साथ इतने ऐसे होते हैं कि इन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण ये कभी नीचे बैठते नहीं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं चौथा, और चौथा है गैस अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है। इसी कारण अणु एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तो ये अगला पॉइंट है कि जो गैस के अणु होते हैं उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। इसी कारण ये एक दूसरे से चिपकते नहीं है, बल्कि स्वतंत्र अवस्था में एक दूसरे से इधर उधर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा द्रव अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए वो चिपक जाते हैं, और चिपक ठोस के बीच में तो और ज्यादा आकर्षण बल होता है, इसलिए वो चिपक के ठोस रहते हैं। लेकिन गैस की अवस्था में आकर्षण बल इतना कम होता है कि वो आपस में चिपक नहीं पाते हैं, और इस कारण फ्री होकर इधर उधर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं।
पांचवा पॉइंट इसमें बोला गया है गैस के अणु लगातार सभी दिशाओं में तीव्र वेग से अनियमित गति करते हैं। तो वही बात हो गई कि इनके बीच आकर्षण बल नहीं होता है, इस कारण ये आपस में चिपकते नहीं है, बल्कि इधर उधर तीव्र वेग से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो ये हमेशा क्या करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग छठवां पॉइंट, और छठवां पॉइंट है गैस को जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र की दीवारों पर गैस अणुओं की टक्कर के फलस्वरूप ही दाब उत्पन्न होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है छठवां, कि आखिर गैस को, आपने देखा होगा गैस को जिस पात्र में रखते हैं गैसें उस पात्र की दीवारों पर क्या लगाती हैं, दाब लगाती हैं। आपने देखा हो ना कई चीजें, जैसे गुब्बारे को देखा होगा, गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा क्या है, गैस है, तो फूलती है। अब फूलती है तो क्यों फूलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस पर चारों तरफ से क्या लगता है, दाब लगता है। इसी तरह आपने देखा होगा सिलेंडर होता है, तो आपने सिलेंडर में देखा होगा कि जब प्रेशर उसमें ज्यादा आ जाता है तो सिलेंडर फट जाता है। तो क्यों फटता है, क्योंकि अंदर गैस क्या होती है, चारों तरफ दाब लगाती है। अच्छा, एकदम सिंपल एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा टायर, साइकिल का टायर या जो भी आपका हो गया टायर ट्यूब या जो भी हो गया साइकिल का पहिया, देखते हैं उसमें ज्यादा हवा भरने पर फट जाता है। क्यों फट जाता है, क्योंकि अंदर गैस जो होता है वो क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। तो यही चीज बताया गया है कि जो गैस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो दाब लगाते हैं, जहां भी वो रहते हैं वहां पर चारों तरफ क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। अब इसके बाद सातवां पॉइंट है कि गैस अणुओं को, अच्छा एक और चीज जान लीजिए कि दाब क्यों लगाते हैं, तो उसका रीजन ये है कि गैस के अणु क्या होते हैं, लगातार इधर उधर क्या करते हैं, गति करते हैं। अब गैस के अणु जब इधर उधर लगातार गति करते हैं तो क्या करते हैं कि गति करते हुए अगर उनके सामने कुछ आ जाए तो उस पर टकरा जाते हैं। तो अब गैस कहीं भी रखेंगे तो वहां उसके असंख्य अणु होते हैं, तो जब वो असंख्य अणु एक साथ टकराते हैं तो किसी चीज पर आप टक्कर मारेंगे, इस पर टक्कर मारेंगे तो इस पर क्या लगेगा, दाब लगेगा। तो जब असंख्य लोग टक्कर मारते हैं तो इसी टक्कर के फलस्वरूप वहां दाब क्या होता है, लगता है। यानी अगर हम लोग टायर के अंदर ढेर सारी गैस भर दिए तो सब गैसें वहां पर टायर की दीवारों पर टक्कर मारेंगी और इसी कारण वहां पर प्रेशर जो होता है या दाब जो होता है वो क्या होता है, उत्पन्न। अगला हम लोग देख लेते हैं सातवां पॉइंट, और सातवां पॉइंट है कि गैस अणुओं में गति होने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है जो गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है कि गैस के अणु जो होता है, गैस के अणु जो होता है इसमें क्या होता है, लगातार इधर उधर गति करते रहते हैं, और इसी लगातार, अब चूंकि गैस के अणु होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और इसके साथ साथ वो हमेशा गति करते रहते हैं। और इस कारण गैस के जितने भी अणु होते हैं सबके पास गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और एक चीज और बताया गया कि ये जो गतिज ऊर्जा होती है वो वहां के परम ताप के समानुपाती होता है। यानी गैस का जो परम ताप मतलब क्या हो गया, केल्विन में तापमान, उसके समानुपाती होगा। यानी कि टेम्परेचर आप केल्विन में जितना बढ़ाएंगे आपके गतिज ऊर्जा का मान उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा। तो ये था सातवां पॉइंट। तो इस तरह ये आपने देख लिया गैसीय अणुओं का, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। ये आपके 6-7 अनुमान थे जो कि गैसों के गुणों की व्याख्या करने में सक्षम है। इनके मदद से गैसों की गुणों की व्याख्या हम लोग करते हैं। तो हमें लगता है इसको अगर आप अच्छे से, ये केवल पढ़ने लायक है, इसमें कोई कुछ और विशेष आपको नहीं पढ़ना है, बस इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इन्हीं अनुमानों की मदद से सारे नियम बनाए गए हैं और इसके साथ साथ गैसों के गुणों की व्याख्या की गई है। तो ये आपने गैसों का अणुगतिक सिद्धांत पढ़ लिया, सिंपल सा था। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं आदर्श गैस और वास्तविक गैस, कि आखिर आदर्श गैस क्या होता है या वास्तविक गैस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आदर्श गैस के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइडियल गैस। अब देखिए आदर्श गैस क्या होती है, तो ऐसी गैस जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में बायल के नियम, चार्ल्स के नियम और आदर्श गैस समीकरण का पूर्ण रूप से पालन करती है, उस गैस को हम लोग कहते हैं आदर्श गैस। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऐसी गैस जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में बायल के नियम, चार्ल्स के नियम और आदर्श गैस समीकरण का पूर्ण रूप से पालन करती है, वही कहलाती है आदर्श गैस। और आपको बता दें कि आदर्श गैस का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो कि आदर्श गैस हो। तो ब्रह्मांड में मिलने वाली जो भी गैसें हैं इनमें कोई भी आदर्श गैस नहीं है, ये केवल एक काल्पनिक गैस है। और आदर्श गैस की एक और खासियत है कि आदर्श गैस को हम लोग कभी द्रवीकृत नहीं कर सकते, यानी कि कभी आदर्श गैस को हम लोग द्रव में नहीं बदल सकते। जैसे आपने तमाम गैसों को देखा होगा कि तमाम गैसों को हम लोग ठंडा करते हैं और दबाव डाल देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं, तो जो गैसें हैं वो किसमें बदल जाती हैं, लिक्विड में बदल जाती है। लेकिन आदर्श गैस को कभी भी हम लोग द्रव रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आदर्श गैस।
अब आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं वास्तविक गैस को कि आखिर वास्तविक गैसें क्या होती है। तो सिंपल आपको बता दें कि इसका विपरीत परिभाषा है उसका कि ऐसी सभी गैसें जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में बायल के नियम या चार्ल्स के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करती हैं, वो सभी गैसें कहलाती हैं वास्तविक गैसें। और आपको ब्रह्मांड में जितनी सारी गैसें आपको दिखाई देंगी वे सभी की सभी गैसें ही आपका क्या है, वास्तविक गैसें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब जितनी भी गैसें हैं ये सभी की सभी गैसें कैसी हैं, वास्तविक गैसें हैं। इनको हम लोग कहते हैं रियल गैस। ये है वास्तविक गैस। तो आपने देख लिया और एक चीज आपने जान ही लिया कि वास्तविक गैस जो होंगी ये बायल, चार्ल्स और आदर्श गैस समीकरण का पूर्ण रूप से पालन नहीं करती है। कहीं ना कहीं वहां क्या प्रदर्शित करती है, विचलन प्रदर्शित करती है। अब आपको ये जानना है कि वास्तविक गैसें जो होती हैं ये किस प्रकार इन नियमों में, ये जो नियम है इसमें विचलन प्रदर्शित करती है। तो आप बुक में लंबा चौड़ा उसमें लेख लिखा होगा, उस विचलन को पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें विचलन होता है या कहाँ पे विचलन प्रदर्शित करती है। तो सारी चीजें आप वहां पर जान सकते हैं। तो ये आपने देख लिया आदर्श गैस और वास्तविक गैस। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है गैसों का द्रवीकरण। अब देखिए गैसों का द्रवीकरण क्या होता है। तो आपको पता है कि गैस अवस्था जो गैस होती है इनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। तो गैसों को द्रव अवस्था में बदलना ही कहलाता है गैसों का द्रवीकरण। अब गैसों को हम लोग द्रव अवस्था में कैसे बदलते हैं, तो गैसों के द्रव अवस्था में बदलने का जो तरीका वो ये है कि उस पर प्रेशर लगाकर और उसका टेम्परेचर घटाकर हम उसको द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम गैसों का टेम्परेचर घटाते हैं यानी उसको ठंडा करते हैं तो गैस क्या करते हैं, इधर उधर गति करते हैं, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन जैसे जैसे उनको ठंडा करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है, यानी वो धीरे धीरे मतलब उनकी जो गति होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। और जैसे जैसे ठंडा करते हैं गति और कम होने लगती है। और जब गति एकदम कम होती है तो धीरे धीरे वो पास आ जाते हैं और पास आके वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनके बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है और वो चिपक के द्रव के अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग उस पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर भी गैस से कण पास आ जाते हैं और पास आने के कारण उसमें आकर्षण बल बढ़ता रहता है और धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपका पास आकर चिपक जाते हैं, दबाने पर प्रेशर लगाने पर पास आकर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वो द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है कि क्या किया जाता है कि गैसों को ठंडा करके यानी उनका टेम्परेचर घटाकर और उन पर प्रेशर बढ़ा के ही गैसों का किया जाता है द्रवीकरण। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर है कि गैसों का द्रवीकरण करते समय आपको एक विशेष बात का ख्याल रखना होगा। अब वो किस बात का ख्याल रखना होगा, ये चीज जानिए। वो ख्याल रखना होगा आपको क्रांतिक ताप का। क्रांतिक ताप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्रांतिक ताप। बिना क्रांतिक ताप को समझे आप गैसों का द्रवीकरण आसानी से नहीं करा सकते। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्रांतिक ताप क्या होता है। तो सिंपली आपको बता दें कि वह ताप जिसके ऊपर गैसों पर केवल दाब बढ़ाकर उनका द्रवीकरण नहीं किया जा सकता वही ताप कहलाता है क्रांतिक ताप। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो क्रांतिक ताप गैसों का वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम गैसों का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वैसे समय हम गैसों पर कितना भी दाब लगा लें वो गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा। या इसको हम लोग इस रूप में भी कह सकते हैं कि वह टेम्परेचर जिसके नीचे के टेम्परेचर पर भी हम गैसों को पर दाब लगाकर उसका द्रवीकरण कर सकते हैं, उसके ऊपर के टेम्परेचर पर द्रवीकरण करना दाब लगाकर संभव नहीं है। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आया तो एक सिंपल एग्जांपल द्वारा हम इसको आपको समझा दें। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन का। अब यह O2 को ले लिए, एक गैस है। इसका जो क्रांतिक ताप होता है ये 154.3 केल्विन होता है। 154.3 केल्विन होता है। अगर केल्विन नहीं समझ में आ रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस के लिए आप क्या करिए कि 273 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, वैसे तो इसमें से इसको माइनस किया जाता है क्योंकि ये आपका क्या है, छोटा है, तो हम लोग 273 में से 154.3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आ जाएगा 7 और यहाँ पर आपका 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ 6, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यानी कि -118.60 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कहीं लिखा है 154.3 केल्विन तो उसका मतलब है इसमें अगर इसको हमको डिग्री सेल्सियस बदलना है तो इसमें -273 घटा देते हैं। तो इसमें जब हम -273 घटाएंगे तो कितना आएगा, 118.60 डिग्री सेल्सियस। अब कहने का यही मतलब है कि अब अगर ऑक्सीजन को आपको किसमें बदलना है, ऑक्सीजन को आपको बदलना है लिक्विड में।
आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन गैस है और इसको हम लोग लिक्विड में बदल दें, तो अगर आप उस पर प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर लगा के केवल आप उसको लिक्विड या द्रव में नहीं बदल सकते हैं। ऑक्सीजन द्रव में तभी बदलेगी जबकि उसका टेम्परेचर 118.7 डिग्री सेल्सियस के बराबर या इससे क्या हो नीचे, या दूसरी भाषा में 154.3 केल्विन या इससे नीचे इसका टेम्परेचर हो, यानी कि इससे नीचे क्या हो गया 153 केल्विन या 152 या 150 केल्विन। तो इसी टेम्परेचर पर आप इस पर प्रेशर लगाएंगे तभी ये आपका लिक्विड में बदलेगा। अगर टेम्परेचर थोड़ा भी ज्यादा हो गया यानी कि 154 केल्विन हो गया, तो ऐसे समय में अगर टेम्परेचर 154.4 या 155 केल्विन टेम्परेचर अगर ऑक्सीजन का है, तो ऐसे समय में आप उस पर कितना भी प्रेशर लगा दीजिए, ऑक्सीजन लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। तो यही टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर हम लोग गैसों पर कितना भी दाब लगाएं वो आपका द्रव रूप में नहीं बदलेगा, वही टेम्परेचर कहलाता है क्रांतिक दाब। तो यानी लास्ट में कहने का यही मतलब था हमारा कि अगर आपको किसी गैस को द्रव अवस्था में बदलना है, उसको द्रवित करना है, तो उस पर प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ आपको उसका टेम्परेचर घटाना होगा और उसका टेम्परेचर घटा के इस क्रांतिक ताप वाले टेम्परेचर के बराबर लाना होगा या इससे कम ले जाना होगा, तभी आप उसको द्रवीकृत कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यहाँ हम आपको कुछ गैसों के क्रांतिक ताप भी बता दे रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग अगर बात करें ऑक्सीजन की तो आपने देख लिया। अभी हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप 33.2 केल्विन है। 33.2 केल्विन, सोचिए इसका क्रांतिक ताप जो डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन से भी नीचे है, ये बहुत ही नीचे है। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में निकाला जाएगा तो ये अगर हम लोग 273 में से इसको माइनस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पर 6 में से 3, ये देखिए -239.8 डिग्री सेल्सियस। सोचिए -239.8 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर घटाना होगा, तभी आप हाइड्रोजन के ऊपर प्रेशर लगा के उनको द्रव में बदल सकते हैं, नहीं तो नहीं बदल सकते हैं। तो ये है क्रांतिक ताप का महत्व। और भी कुछ गैसों का देख लीजिए, जैसे हीलियम का देखिए, तो हीलियम का तो होता है 5.3 केल्विन। सोचिए 5.3 केल्विन, यानी कि ये अगर इसको हम लोग को द्रव रूप में बदलना है तो इसका टेम्परेचर ले जाना होगा 5.3 केल्विन। अगर इसको हम लोग चाहते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें से देखिए डायरेक्ट हम लोग घटा सकते हैं 5.3, तो ये आ जाएगा -200, ये हो जाएगा 67.7, इतना हम लोग करेंगे 68 और 5, हाँ तो इतना आ गया, इतना डिग्री सेल्सियस। सोचिए ये इतना माइनस में इतना डिग्री सेल्सियस नीचे ले जाएंगे तब जाके आप हीलियम को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये है क्रांतिक ताप का महत्व। एक और देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन का देखना चाहते हैं तो 126 केल्विन होता है, ठीक है। ऐसे तमाम गैसों के क्रांतिक ताप आपके बुक में होंगे। तो क्रांतिक ताप का मतलब मेन आपको समझना था, आपने समझ लिया कि आखिर गैसों का द्रवीकरण कैसे करते हैं। क्योंकि जो ये नहीं पढ़ा होगा उसके दिमाग में यही होता होगा कि गैसों का द्रवीकरण करने के लिए उस पर प्रेशर लगा देंगे, दबा देंगे, दाब लगा देंगे, वो द्रव में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल प्रेशर लगाने से नहीं, बल्कि यहाँ पर टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। टेम्परेचर घटा के क्रांतिक ताप के नीचे ले जाते हैं, तभी उसका द्रवीकरण होता है। तो यहाँ पर जो है कि आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें जो गैसीय अवस्था था उससे संबंधित जितने भी टॉपिक है उनको समाप्त कर चुके हैं। तो गैसीय अवस्था जो है वो आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला वीडियो, हम लोग इसके बाद अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे द्रव अवस्था को। तो चूंकि गैसीय अवस्था यहीं पर समाप्त हुआ, इसलिए वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर द्रव अवस्था। तब तक के लिए धन्यवाद।